दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आपने पढ़ा होगा पार्ट वन में आपने पढ़ा होगा धारा 1 से लेके 75 तक धारा आईपीसी की आप पढ़ चुके हो पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपने ये जाना होगा धारा 1 से लेके 75 तक क्या दे रखा है। तो धारा 1 से लेके 75 तक दे रखी हैं सारी परिभाषाएं जो कि भारतीय दंड संहिता में आगे प्रयोग में लाई जाएंगी। तो आपने जाना होगा कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, या आपने अगर वीडियो देख ली है तो उसको एक बार अपनी नोटबुक में नोट अवश्य कर लें, क्योंकि आपके कुछ ही 3 या 4 वीडियो में ही संपूर्ण आईपीसी हमारे द्वारा ख़त्म करा दी जाएगी, हमारे द्वारा पूर्ण करा दी जाएगी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि यह 3 या 4 वीडियो में ही पूरा सिलेबस, पूरा आईपीसी का जो भी 511 धाराएं हैं वो इन्हीं 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएं, वो भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। और कोई भी धारा, हम आपको बताया था कि कोई भी धारा को हम स्किप नहीं करेंगे। अगर वह किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा निरसित कर दी गई है या कैंसिल कर दी गई है तब उस स्थिति में उसे कैंसिल किया जाएगा, तब उस स्थिति में उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जो भी धाराएं आईपीसी की हैं वो आपको यहाँ अवश्य पढ़ाई जाएंगी। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज है अध्याय 4, जिसमें क्या है, साधारण अपवाद। अपवाद क्या होते हैं? जैसे कोई अपराध की बात चल रही है या भारतीय दंड संहिता यानी दंड की बात चल रही है, और जहाँ दंड की मनाही हो या दंड ना हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, अपवाद। मतलब अपराध तो है पर वहाँ दंड नहीं है। तो अगर वो अपराध है तो दंड क्यों नहीं है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अपराध तो किया है परंतु वो किसके कारण किया है। अपराध किया है परंतु अपराध, जैसे यह समझने की कोशिश करेंगे, अपराध तो किया है परंतु क्या किया है, तथ्य की भूल के कारण। तथ्य की भूल मतलब हमें तथ्य गलत था, विधि गलत नहीं थी। मतलब विधि तो सही थी परंतु तथ्य गलत था, इस कारण वो हमारे द्वारा अपराध हो गया है। तो यह मुख्यतः किसके लिए अपवाद रहता है, मतलब तथ्य की भूल किसके लिए ज़्यादातर मानी जाती है? यह मानी जाती है कोई लोक सेवक के लिए। लोक सेवक अगर कोई कार्य कर रहा है तो अगर वह कार्य में कोई उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है जो जनहित के लिए तो उचित है, परंतु एक आदेशात्मक तौर पर, तो अगर उसे कोई आदेश मिला है, अगर वो उसके तौर पर कोई कार्य कर रहा है, अगर वो एक उसका कोई एक अलग परिणाम निकल जाता है तो वहाँ क्या है कि उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है। जैसे कोई अगर कोई सैनिक है, वह अपने अधिकारी के आदेश के अनुपालन में कोई कार्य कर रहा है, अगर वह तथ्य की भूल के कारण कोई अपराध हो जाता है तो वहाँ उस स्थिति में उसे यहाँ अपवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अपवाद की श्रेणी से मतलब है कि अगर वह यह सिद्ध हो जाता है कि वह तथ्य की भूल के कारण हुआ है, ना कि विधि की भूल के कारण, मतलब जानबूझ के नहीं हुआ है, वो तथ्य की भूल के कारण हुआ है, तो उसे सज़ा के प्रावधान जो होता है उससे छूट मिल सकती है। परंतु यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें यह सिद्ध करना अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे धारा 76। धारा 76 में क्या दे रखा है, विधि द्वारा आबद्ध। क्या है, विधि द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। मतलब ये है कि उसे तथ्य की भूल थी और विधि द्वारा तो वह आबद्ध था, परंतु उसे तथ्य की भूल थी, तब ऐसे में वह कार्य किया गया उसके द्वारा, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे आगे इसको समझ ले रहे हैं, जैसे इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे विधि के समादेशों के अनुवर्त में वरिष्ठ अफसर के आदेश पर एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। कोई एक सैनिक है, वो भीड़ पर अगर गोली चला रहा है तो का क्या है कि कोई उसने अपराध नहीं किया है,
गोली चलाना क्या है, एक विधि अनुसार है, पर क्या है, तथ्य की भूल है। मतलब तथ्य उसे पता है कि यह अपराध है, परंतु वह अधिकारी के कहने पर, जो ऑफिसर है उसके कहने पर चला रहा है, तब क्या है कि वह उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो उसने विधि के अनुसार कार्य किया, विधि के समादेशों के अनुसार, मतलब आदेश मिला है उसके अनुसार। और जैसे किसी ने का ने कि न्यायालय के कोई ऑफिसर हैं का, उन्होंने एम को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया है, कोई या है वो एम की जगह गिरफ्तार हो जाता है, तब का क्या है, कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि का तो एक आदेश देने वाले हैं। ऐसे ही 77 पे चलते हैं, धारा 77, वो क्या कहती है, न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। मतलब अगर न्यायाधीश कोई न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तब उनके द्वारा ऐसी शक्ति प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में सद्भाव विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। मतलब अगर वो कोई दंडादेश देते हैं तो उनके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है, मतलब यह माना जाएगा कि वह कोई एक अपराध नहीं है, वो एक विधि के अनुसार कार्य कर रहे हैं, विधि के अनुसार अपना आदेश दे रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं, सज़ा के लिए। तो उन्होंने क्या है कि कोई अपराध नहीं किया है, तो यही एक साधारण अपवाद की श्रेणी में आता है। अब चलते हैं धारा 78 पर। तो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, मतलब न्यायालय ने आदेश दिया है और उनके अनुसरण में कोई कार्य हो रहा है, तो वह क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब कोई किसी व्यक्ति को इसके लिए कोई न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप यह कार्य कीजिए, तो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वह एक अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह आप क्या है कि आदेश के अनुसार वह कार्य कर रहे हो। किसके आदेश के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार। तो यहाँ पूछ लेता है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य करते हुए अगर कोई तथ्य की भूल हो जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाता। और 76 में क्या था कि किसी भी साधारण लोक सेवक द्वारा अगर कोई कार्य कराया जा रहा है तो उसे क्या है वो, तो एक बार 76 देख लेते हैं। तो ये आपको बताया, जो विधि द्वारा तो आबद्ध है परंतु तथ्य की भूल के द्वारा वह कार्य कर रहा है, जैसे उसमें सैनिक वाली बात आई थी। तो 78 हो गया है, तो अब चलते हैं 79 पे। तो 79 क्या कहता है, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। मतलब विधि द्वारा तो वो न्यायानुमत है या तथ्य की भूल द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसमें भी वही बात है, मतलब क्या है कि विधि द्वारा न्यायानुमत है और खुद क्या है, तथ्य की भूल है, तो अगर उसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, क य को ऐसा कार्य करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। क सद्भावपूर्व काम में लाए गए श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि के हत्याकारियों को उसको पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अवगत करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। मतलब का क्या है, यह को कोई, जैसे यह कोई हत्या करता है, उसे लगता है कि इसने कोई हत्या करी है, यह प्रतीत होता है, तो वह अगर उसको पकड़ता है तो का के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। विधिपूर्व कार्य करने में दुर्घटना। अब आते हैं 80 में। विधिपूर्व कोई कार्य हो रहा है, उसके करने में क्या हो गई, कोई घटना हो गई, दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्व प्रकार से साधनों और उचित सतर्कता और सावधानी में की जाती है। मतलब कि जैसे कोई भी, ये आम नागरिक के किसी के लिए भी हो सकती है। जैसे कोई का है, वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का कोई लोहे का हिस्सा उसमें से निकलकर उछड़ जाता है, वह निकट खड़े हुए व्यक्ति में टकरा जाता है। यहाँ क की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं था, तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है, अपराध नहीं है। तो का क्या है, यहाँ दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि का ने जानबूझ कर नहीं किया है और ना ही उसका कोई उद्देश्य था, तो किसी भी यह उसके उस अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यह अपवाद की श्रेणी में आएगा। तो धारा 80 क्या है, आम किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है जो यह सिद्ध कर दे कि यह मेरे द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया है, ना ही मेरा कोई इसमें उद्देश्य था।
मैं एक अपना सामान्य कार्य कर रहा था, यह व्यक्ति को नुकसान मेरे द्वारा नहीं किया गया है। अब चलते हैं 81 पर। कार्य जिससे अपहानि खारित होना संभव है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। मतलब क्या है कि अपहानि होना तो उससे संभावना है, परंतु उसका आशय ऐसा नहीं था हानिकारित करने का, ना ही कोई भी आशय के बिना वो कार्य किया गया है। इस कारण अपराध नहीं है कि जानते हुए कि उसने अपहानिकारित होना संभव है, यदि वह अपहानिकारित करने के लिए कि किसी आपराधिक आशय के बिना या संपत्ति को अपहानि निवारण के बिना की गई हो। तो यहाँ समझते हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे क्या था कि जैसे बड़ा कोई एक जहाज आ रहा था, मतलब वहाँ यह पता हो, जैसे कोई जहाज आ रहा था, बड़ा जहाज क्या है कि डूबने वाला था, तो जहाज को डूब जाता, और क्योंकि जहाज के सामने आ रही थी एक नाव, तो अब नाव में ज़्यादा व्यक्ति होंगे या जहाज में, तो जहाज में ज़्यादा होंगे। तो जहाज क्या है नाव के सामने आ रहा था, तो अगर जहाज के द्वारा या अगर जहाज को एक साथ मोड़ा जाता तो जहाज के पलटने की संभावना होती, परंतु जहाज को ड्राइवर ने सीधा ही लाने की कोशिश करी, जिससे कि उसे पता थी कि नाव में बैठे व्यक्ति उसके नीचे आ सकते हैं, दब के मर सकते हैं, परंतु उसने जहाज नहीं रोका। तो उसके द्वारा है तो अगर वह अपराध कि उसके द्वारा ये नाव में बैठे हुए व्यक्तियों की हत्या हो सकती है, परंतु उसने यहाँ जहाज में बैठे हुए अनेकों की जान बचाने के लिए यह कार्य किया, तो क्या है कि वह एक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ ये सब दे रखा है, आप इसको एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ के यही सब लिख रखा है इसमें। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि धारा 81 में क्या है कि उससे पता तो थी कि वह अपराध है, परंतु उसने किसी आपराधिक आशय से नहीं किया, और उसने एक अपहानि के निवारण के लिए किया, मतलब एक हानि हो सकती थी उससे बचाने के लिए उससे किया ये कार्य। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कोई अग्निकांड हो रहा था तो वहाँ के कुछ घरों को गिरा देता है, पर घर गिराना तो अपराध है, परंतु क्या किया गया है, अपहानि को बचाने के लिए किया गया है। तो अब चलते हैं 82 पे। धारा 82 क्या कहती है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, मतलब 7 वर्ष से अगर कम का बच्चा है, 7 ईयर है, 7 ईयर से कम का बच्चा है, तो उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 82 ये वाली बात कहता है, मतलब 7 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है कि अपराध से वो मुक्त माने जाते हैं। कोई भी अगर उनके द्वारा कोई अपहानि हो गई है तो वो एक छूट प्रदान है उन्हें। 83 में 7 से 12 वर्ष के बच्चे, पर कौन से बच्चे, अपरिपक्व, मतलब क्या है कि वो नासमझ थोड़े से हों, अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य हो जाए जो कि सामान्य नहीं है, तो वह एक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वह एक क्या है कि वो अपरिपक्व हैं, मतलब उनमें इतनी बुद्धि नहीं है अभी। अब 84 पे चलते हैं। 84 क्या कहती है, विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य, मतलब विकृतचित्त क्या होता है, थोड़ा सा माइंड से कमज़ोर होता है वो व्यक्ति, कोई बात अपराध नहीं है जैसे चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया हो, मतलब कोई थोड़ा पागल है या दिमाग से कमज़ोर है, अगर उसके द्वारा वह किया जा रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसे सही गलत की समझ नहीं होती। 85 में क्या है, मतलब मतता में होने के कारण निर्णय लेने में समर्थ हो, मतलब क्या है कि मतता क्या है कि अगर वो नशे में है या भी किसी में है, तो उस स्थिति में अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहा है सही गलत का, तो उसके द्वारा कोई कार्य हो जाए, अगर कोई विधि के प्रतिकूल कोई कार्य हो जाए या कोई अपराध घटित हो जाए, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। 86 में चलते हैं। परंतु यहाँ पे क्या है कि हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ यह मेरे मतता की स्थिति में हुआ है, मतता में होने के कारण हुआ है। तो इसको धारा को प्रूफ करने के लिए आपको कई चरणों से गुजरना पड़ेगा। 86 में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, तो उसमें क्या है कि जो क्या है नशे में है, कोई कार्य जो अपराध नहीं है जो विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो मत्ता की हालत में करता है, इस प्रकार बढ़ते जाने का दायित्व के दिनों मानो वही ज्ञान था जो होता यदि मत्ता में न होता, तब वह चीज़ जिससे उसे मत्ता हुई थी उसे
उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। अगर वह चीज़ जैसे कि नशे की जो चीज़ है वह उसे ज़बरदस्ती दे दी गई हो, अगर उसके द्वारा वह कार्य हो गया है कोई अपराध, तब वह अपराध नहीं माना जाएगा। अगर वो उसने खुद नशे में ली है वही चीज़, खुद अगर नशा करा है तो वह अपराध में आएगा। अगर उसे किसी ने ज़बरदस्ती पिलाई है और या कोई नशा ऐसा दिया है जिससे कि कोई घटना करवाई गई है, तो वह अपराध से बच सकता है, अपराध की सज़ा से बच सकता है। अब 87 पे चलते हैं। तो 87 क्या है? सम्मति। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने का आशय न हो, ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने का आशय न हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो क्या है? सम्मति से क्या है? कोई बात जो मृत्यु या घोर आपत्ति के आशय से न की गई हो और मृत्यु न संभव है। अपराध नहीं है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जो पानी सहने दे दी हो या कारित करता आशय तो हो कि प्रयुक्त जैसे व्यक्ति को जो आँखें उठाने की सम्मति दे दी है। मतलब इसमें ये है, जैसे कोई आपने देखा होगा एक ऐसी मौत है जैसे कि जो नहीं जीना चाहता है या जो कहता है कि इतना पेन हो रहा है कि आप अगर ये मेरे को नहीं देंगे तो और ज़्यादा ज़िंदगी, मतलब जो खुद 18 वर्ष से ऊपर का है, 18 से अधिक वर्ष की आयु का है और जो अपहानि सहन करने के लिए राजी है या सम्मति दे दी है, या जिसने कह दिया है कि आप अपना जोखिम उठाइए, मैं आपको सम्मति देता हूँ, मतलब नो NOC साइन करना है या जो भी है, मतलब उससे इलाज कराने से पहले मृत्यु तक की अनुमति दे देता है कि अगर मृत्यु भी हो जाती है तो भी मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इलाज कराना चाहता हूँ अपना। तो वहाँ इस स्थिति में धारा 87 का प्रयोग होता है। तो 88 पे चलते हैं। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को इलाज करना, जैसे डॉक्टर हैं किसी का इलाज कर रहे हैं, अगर वो किसी भी ऐसी व्याधि से ग्रस्त है कि मृत्यु कारित होना संभावित है उसका, और उसका ये आशय नहीं था कि मृत्यु कारित हो जाए, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, और फायदे से यह की सम्मति से पर शस्त्रक्रम करता है तो का ने कोई अपराध नहीं किया। मतलब वह उसका कोई ऑपरेशन करता है उसकी भलाई के लिए करता है, उसका आशय यह नहीं था कि इसकी हम मृत्यु कारित करें, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? धारा 88 के अंतर्गत आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आती है संरक्षक द्वारा। मतलब शिशु का इलाज करा रहे हैं या किसी का करा रहे हैं, तो उसके संरक्षक या पालने वाले या जो 12 वर्ष से कम आयु के प्रकृतित व्यक्ति हो या बच्चा हो, तो अगर उसका इलाज करा रहे हैं और उसके माता पिता करा रहे हैं या कोई संरक्षक करा रहे हैं, अगर उनके द्वारा कोई अनुमति ऐसी दे दी गई है कि इलाज करने से पूर्व कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो क्या है कि कारित करने का आशय ना हो और कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। तो सबसे पहले क्या है? परंतु इसका अपवाद है विस्तार शासन मृत्यु कारित करने प्रयत्न करने पर ना होगा। मतलब मुक्त किसी बात, मतलब कोई एक अंग है वो जो ग्रस्त हो गया है उसके इलाज तक ही सीमित है इसका। तो यहाँ पे क्या है कि संरक्षकों द्वारा इसके लिए अनुमति देना बनता है कि इलाज से पहले जो अनुमति मांगी जाती है वो धारा 89 में मांगी जाती है। तो 90 पे चलते हैं। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता के अधीन किसी धारा से आश्रित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षतिज भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि इसको विश्वास करने के कारण ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। मतलब ऐसी सम्मति जैसे कि उससे ऐसा कार्य करवा दिया गया, जैसे उसे भय में डाल के या किसी पर कान पे या कुछ करके, या ऐसी सम्मति दे दी कि तुझे यह कार्य करना पड़ेगा वरना यह दुर्घटना हो सकती है। जैसे यदि उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, यदि वह व्यक्ति जैसे चित्त व्यक्तित्व है
उस सम्मति में परिणाम समझने योग्य है, तब सम्मति। और शिशु की सम्मति 12 वर्ष से कम आयु का है, तो वो किस में आएगा? 90 में। ये 91 में क्या है? जैसे ऐसे कार्यों का प्रवर्जन जो कार्य तपहानि के बिना भी स्वयं अपराध है। तो 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है, मतलब जो अभी धाराएं थी प्रेजेंट में, जो अपहानि के बिना स्वयं अपराध है, जो व्यक्ति को सम्मति देता है, जिसकी ओर सम्मति दी जाती है, कारित हो और कारित करने का आशय कारित करने की संभाव्यता हो। जैसे अब इस पे आते हैं, गर्भपात कराना। जब तक के वह स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया, मतलब गर्भपात भी उस स्थिति में जब उसके जीवन बचाने के लिए किया जाए। गर्भपात किसी अपहानि के बिना भी उस स्त्री का कारित हो या कारित होने का आशय हो, स्वयं अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है। ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या संरक्षक की सम्मति उस कार्य की न्यायमत नहीं बनाती। मतलब बिना गर्भपात उसके नहीं हो सकता जबकि जान बचाने के उद्देश्य से की गई हो। अब क्या है? धारा 92, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य सम्मति के बिना कर दिया गया। मतलब क्या है कि कोई ऐसा परेशान या कोई दिखा के उसका कोई किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कर दिया गया, ऐसी अपहानि कारित हो जाए, ऐसी परिस्थितियां हों कि वहाँ कोई उस व्यक्ति के लिए कोई अन्य उसका संरक्षक नहीं है या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी शिनाख्त कर सके, तब क्या है कि उसके संज्ञान लेके सम्मति के बिना भी उसका इलाज करा जा सकता है, उसके दुख का या उसका निवारण करा जा सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ है, यह को बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि गोली चलाने से बाघ मर जाएगा, नहीं वो जब व्यक्ति मर जाएगा तब, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए सद्भावपूर्वक चला देता है बाघ पर, की गोली से वह घायल हो जाता है व्यक्ति, तब का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने उसे बचाने के कारण ही चलाई थी। धारा 93 में सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, मतलब सद्भावपूर्वक, सद्भाव नाम से दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो इस व्यक्ति को जिसे दी गई है उसके लिए फ़ायदे के लिए। मतलब किसी को यह बता दिया जाए कि आप जीवित नहीं रहेंगे, जैसे डॉक्टर ने किसी को बता दिया कि आपके यह बीमारी आप जीवित नहीं रहेंगे, तो अगर वो मर जाए उसकी सोच के ही कि हाँ आघात लग जाए, उससे हार्ट अटैक हो जाए, तब क्या है कि डॉक्टर इसमें अपराधी नहीं माने जाएंगे कि आपने कोई इस उद्देश्य से नहीं कहा कि वह मर जाएगा, आपने उसे बचाने के लिए कहा कि आपका इलाज कराना है, आपको यह बीमारी है, तब यहाँ डॉक्टर द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। चलते हैं धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा धमकी द्वारा विवश कर दिया गया है तब वह कोई कार्य कर रहा है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कोई लोहार है, लोहार से क्या है कि कोई औजार बनवाया ऐसा गिरह तोड़ने का, तो उसने ऐसा औजार बना दिया और अब जो लोहार पर डाकुओं की टोली ने क्या हमला करके वह चाबी या लोहार से कोई ऐसा औजार बनवा दिया जिससे कि गृह का द्वार हो जाए, टूट जाए या गृह प्रवेश हो जाए, तब क्या है कि वह लोहार द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया क्योंकि वह धमकियों से बेबस होकर यह कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ दे रखी डेफिनेशन, बेबस होकर उसने युक्ति रूप से आशंका कारित हो गई हो, अन्यथा परिणाम यह होगा तत्काल मृत्यु यह कर देंगे यह लोग, तब उस स्थिति में उसने मजबूरी में यह कार्य करना पड़ा। तो धारा 94 में क्या है कि धमकियों द्वारा अगर मिल रही हैं तब यह कार्य करना पड़ा। 95 क्या है कि तुच्छ अपराध, जैसे कि कहीं से किसी ने अमरूद चुरा लिया इतने बड़े बाग में से, तब क्या है कि एक वह माना जाता है कि सामान्य कोई बात है, तब क्या है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य या उसको चांटा लगा दिया या जो भी छोटा मोटा हुआ है तो उस पर क्या है कि एक अब तुच्छ अपहानि मानी जाती है, तो वहाँ उस स्थिति में लाभ मिल सकता है। तो अब यहाँ आपने देखा होगा धारा 76 से लेके 96 तक, 95 तक क्या आया था? अपवाद आए थे। अपवाद में आपने पढ़ लिया होगा ढंग से। अपवाद आप एक बार और वीडियो को ढंग से देखेंगे तब आपको ये सब धाराएं अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि
इनको धाराओं को हमें अच्छे से पढ़ना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ क्या है, बचाव का मौका मिल जाता है उस स्थिति में जब हम यह सिद्ध कर दें कि हमारे द्वारा खुद के द्वारा यह अपराध नहीं किया गया है, यह तथ्य की भूल के कारण हुआ है। तब उस स्थिति में ये धाराएं बचाव के योग्य हैं। अब हम पढ़ेंगे धारा 96 से लेके धारा 106 तक। वो क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में दे रखी है। मतलब अब एक अन्य लोगों के फ़ायदे के लिए एक अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें क्या है कि 96 से लेके 106 तक जो भी धाराएं दे रखी हैं, 96 से लेके 106 तक कितनी 10 धाराएं दे रखी हैं। 10 धाराएं क्या हैं, बचाव के लिए हैं। तो 10 धाराओं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहली क्या है, जिसमें क्या है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है, प्राइवेट मतलब खुद की प्रतिरक्षा, मतलब रक्षा किससे, किसी और से हमले से या किसी चीज़ से रक्षा, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। प्राइवेट मतलब खुद की। तो निजी प्रतिरक्षा, अपने आप को किससे बचाना है, किसी भी संकट से खुद को बचाना है। तो वो कैसे बचाना है, संकट कैसा हो सकता है, आर्थिक और शारीरिक दोनों। आर्थिक मतलब संपत्ति वगैरह का, और शारीरिक मतलब कोई हत्या वगैरह या कोई अपराध कारित हमारे शरीर पर कर रहा है। तो अब पढ़ते हैं धारा 96 में क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा। मतलब इसमें कंप्लीट प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में दे रखा है। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग में ली जाती है। मतलब कोई भी बात ऐसी, जो कोई ऐसा कार्य किया गया जो हमें खुद को बचाने के लिए करना पड़े, तो वह अपराध नहीं माना जाता। परंतु हमें यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह हमें खुद को बचाने के उद्देश्य से किया गया था, तभी हम इसमें बचाव कर सकते हैं। अन्यथा अगर यह प्रूफ नहीं हो पाता है, तो अगर हमने जो भी अपराध कारित किया है अपने द्वारा बचाव की स्थिति में, वह अगर यह सिद्ध नहीं हो पाता है कि वह एक बचाव के लिए किया गया था, तब वह अपराध में काउंट होगा। जैसे हमने अपने बचाव के लिए किसी की हत्या कारित कर दी, तब अगर हम यह सिद्ध नहीं कर पाए कि यह बचाव के लिए किया गया था, अन्यथा किसी की हत्या के लिए किया गया, तब यह कहा जाएगा कि आपने यह अपराध अपनी स्वेच्छा से या किसी उद्देश्य से किया है, ना कि बचाव के लिए किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, धारा 97। धारा 97 क्या है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो शरीर की भी सुरक्षा और संपत्ति की भी सुरक्षा, तो अगर आपके द्वारा यह की गई है तो वह क्या है कि कोई अपराध नहीं माना जाएगा। पहला क्या है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने के विरुद्ध अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। मतलब क्या है कि आपने अपने शरीर या दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए किसी का कोई कार्य ऐसा किया, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा, चोरी, लूट या रिष्टी आदि से बचने के लिए आपने क्या है कि अपनी प्रतिरक्षा करी, तब क्या है, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो धारा 97 दोनों के बारे में कहती है। तो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है। धारा 98 में क्या दे रखा है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्र आदि हो। मतलब जो पागल है या जो ऐसा लगे कि वो यह कार्य कर सकता है, वो सिरपरा है, तब अगर आपने कोई उसके विरुद्ध कोई कार्य ऐसा किया है कि उससे बचाव हो सके, तो आपके द्वारा वह जो प्रतिरक्षा अपराध नहीं मानी जाएगी। जब तक कि कोई कार्य या अपराध नहीं होता, जब कि करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की अपरिपक्वता, चित्त विकृति, मतता के कारण या भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, जबकि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए किया गया है। मतलब आपने अपनी उस पागल या विकृत व्यक्ति से बचाव के लिए किया था कार्य, तब वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो जैसे यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल, यह पागलपन के असर में को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, यह के स्वच्छित होने की दशा में रखता है। मतलब को जान से मारने की धमकी देता है, या क्योंकि या क्या है, पागलपन के नशे में है, या कोई अपराध का दोषी नहीं है, किंतु वह को मारने की धमकी दे रहा है, तो को भी अधिकार है कि वह अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा उससे कर सकता है। वो किस स्थिति में, कि वह स्वस्थ नहीं है या पागलपन के रूप में है, वह उसकी जान ले सकता है। तो अब क्या है, धारा 99,
कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भी कार्य हैं जिनके विरुद्ध क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका नहीं है और सद्भावपूर्व में पदावास करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार किया जाए या न्यायानुमत भी ना हो। मतलब अगर कोई लोक सेवक आप पर कोई भी आपको पकड़ने के लिए या आपसे जो भी आपके ऊपर वो कर रहा है, तो आप अगर कोई आदेश दे रहा है आपके संपत्ति से संबंधित या आपके स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ धारा 99 में आपने देख ली होगी, अगर कोई लोक सेवक ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि आपको यह लगे कि जिससे कि आपके कोई संपत्ति या कोई जान माल का कोई खतरा हो, तब आप उस स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वह विधि सम्मत कार्य कर रहा होगा। इस वजह से आप कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज नहीं कर सकते। तब यहाँ स्पष्टीकरण इसका हम पढ़ ले रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक होने के नाते किए जाने वाले प्रयत्नित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह जानता हो कि या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि वह उस कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है। अगर वह यह नहीं जानता कि वह एक लोक सेवक है, तब क्या है कि वह अगर प्रतिरक्षा कर रहा है, तब वह उस प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत समाहित हो सकता है। 100 में चलते हैं, धारा 100 में। जब क्या है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, मतलब कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में भी हम ऐसी प्रतिरक्षा करें कि जिससे कि सामने वाले की मृत्यु तक हो जाए, तो वह किस स्थिति तक हम पैदा कर सकते हैं कि जब तक के हम पढ़ रहे थे धारा 100 क्या कहती है, जिसमें कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। मतलब उस स्थिति में कि जब हम प्राइवेट प्रतिरक्षा इस तरीके से करें कि सामने वाले की मृत्यु भी कारित हो जाए, वह कब तक कर सकते हैं, अगर वह ऐसी आशंका हो जाए हमें कि वह हमारी मृत्यु कारित कर देगा। अगर हमने अपना बचाव नहीं किया, हमने अगर उसकी हत्या नहीं की है, तो वो हमारी हत्या कर सकता है। दूसरा कि वह हमारी ऐसी उपहति कर सकता है, मतलब घोर उपहति, मतलब घोर रूप से हमें चोट पहुंचा सकता है, बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है। तीसरा बलात्संग करने की स्थिति में किया गया हमला, मतलब बलात्संग करने के आशय से, अगर वह बलात्कार करने के आशय से हमला करता है तो भी उससे उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है अपने बचाव के लिए। चौथा प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से आशय किया गया हमला, मतलब इस स्थिति में भी जब वह प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से हम पर हमला करता है, तब हम अपने बचाव के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वह अपहरण या व्यपहरण, मतलब अपहरण क्या होता है कि ज़बरदस्ती, बल और हिंसा के द्वारा। व्यपहरण क्या होता है, बहला फुसला के किसी को ले जाना, मतलब अपहरण कर ले जाना, तो वो किस में आता है, व्यापरण में। छठा क्या है, सदोष परिरोध किया जाए जिससे कि युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं कर सकेगा। मतलब अब ऐसे हो कि कोई लोक प्राधिकारियों की वह सहायता नहीं कर पा रहा है, तो उस आशय में यह कारित करा जा सकता है। जैसे अम्ल फेंक रहा है या कुछ भी प्रयास कर रहा है, उस स्थिति में भी घोर उपहति कारित होगी। इसके अन्यथा उस स्थिति में भी, 7वीं स्थिति में भी हम यह कर सकते हैं, उसकी प्रतिरक्षा के लिए उसकी हत्या तक, मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। 101 में क्या है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। मतलब अगर उसने जो अभी ऊपर वर्णित जो धारा 100 में दे रखी थी सारी, जैसे यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में, मतलब 100 धारा में जो दे रखी थी,
अगर उस स्थिति से हटके है, जैसे कि कोई चोरी कर रहा है या कोई यह कर रहा है, छोटी मोटी चोरी कर रहा है, छोटा मोटा कोई तुम्हें मार पीट रहा है या कोई तुच्छ अपराध कर रहा है, तब यदि आप उसकी हत्या कारित करेंगे तब यह आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं देता है। तब क्या है कि आप उस हत्या के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि यह उस स्थिति में क्या है कि आप उसकी, अगर वह आपको छोटी हानि पहुंचा रहा है तो आप भी उसे छोटी प्रतिरक्षा के तौर पर छोटी हानि ही पहुंचा सकते हैं, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। चलते हैं धारा 102 में, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का बना रहना और प्रारंभ होना या बना रहना। मतलब कब तक बना रहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार? जब तक आपका खतरा बना रहता है। मतलब आपको धमकी दी है या शरीर का संकट है, या आपको जब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है, तब जब तक आप पर ऐसा शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। तो अब क्या है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब तक होता है? तब मतलब कि अब आप संपत्ति की बात आती है, अगर संपत्ति को बचाने के लिए आप दूसरे की हत्या कारित कर सकते हैं प्रतिरक्षा के लिए, वो कब कर सकते हैं? उस स्थिति में कर सकते हैं, पहला, आप अगर वह लूट कर रहा है। लूट क्या होती है? बल, और जिसमें बल और हिंसा का प्रयोग कर आपसे बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है आप ऐसे संपत्ति छीनने के लिए, तब क्या कहलाती है? लूट। तो लूट में क्या है कि बल का भी प्रयोग कर रहा है वो, हिंसा भी कर रहा है। तो हिंसा क्या है? हिंसा में आपकी जान भी जा सकती है। बल में क्या है कि आपको डरा धमका भी सकता है। तो यहाँ दोनों बातें होती हैं लूट में। तो यह एक जघन्य अपराध होता है लूट भी, तब आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। दूसरा, रात्रि भेदन में, अगर वो रात्रि में इस प्रकार घुस रहा है कि आपके घर में वह जाके कोई लूट कारित करे या डकैती करे, तब क्या है कि आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरा, अब क्या है कि वो आपके तंबू या जो भी आपका मकान है उसको वो जलाता है, तब उससे एक आशय होता है कि वह आपका नुकसान संपत्ति का तो करना चाहता है, साथ ही उससे यह खतरा भी, आपकी जान का भी खतरा हो जाता है। इसी कारण क्या है कि आप उसकी हत्या तक कारित कर सकते हैं। चौथा, चोरी, रिष्टि, गृह अत्याचार ऐसी परिस्थिति में किया गया युक्ति रूप से आशंका हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग न किया गया तो मृत्यु कारित की जाती है। अगर वहाँ ऐसी स्थिति बन रही है चोरी या रिष्टि वगैरह में कि आप अगर उसकी मृत्यु कारित न करते तो वह आपकी मृत्यु कारित कर देता, तब आपके द्वारा किया गया प्रतिरक्षा का अधिकार अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तब आपका बचाव हो सकता है। तो धारा 104 में, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब तक होता है? तब क्या है कि मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि आपराधित करनी है, जैसे अपराध किए गए, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब तक होता है? अत्याचार है जो कि उसमें पूर्व में जो धाराएं दे रखी हैं, जो हमें धारा दे रखी थी, उसमें क्या था कि संपत्ति को बचाने के लिए कोई भी हम मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, परंतु उस धारा की जो भी विषय हैं उनको छोड़कर अगर कोई तुच्छ अपराध करता है संपत्ति से संबंधित, तब आप उसकी हत्या कारित नहीं कर सकते, सिर्फ सामान्य उसे अपहानि कारित करा सकते हैं। 105 में, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहना। मतलब संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है? जैसे कि आपको चोरी की आशंका लगे कि चोरी होने वाली है, चोरी हो सकती है, या दूसरी लूट की आशंका लगे कि लूट हो सकती है, भय बना रहे तब, या आपराधिक अत्याचार की आशंका बनी रहे, जब रात्रि गृह भेदन की आपको सूचना मिली है या जो भी है, जब तक बना रहता है कि जब तक गृह भेदन ख़त्म ना हुआ हो पूरा, तब तक क्या है कि आप पर पूरा अधिकार रहता है कि आप उस अपने प्रतिरक्षा के अधिकार को यूज कर सकते हैं संपत्ति के संबंध में। अब चलते हैं धारा 106 में, वो क्या है? घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। मतलब घातक हमले के विरुद्ध, घातक हमला है, आपको ये लग रहा है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि का, जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करके यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि करने का कार्य साधक न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह उठाने तक है।
जैसे कोई भीड़ है, भीड़ में का एक भीड़ पर आक्रमण पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण कर दिया है जो उसकी हत्या करने में प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि करने के जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। तब वह गोली चलाने से उसमें शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि हो जाती है, तब का द्वारा कोई अपराध नहीं किया। मतलब उसे भीड़ अगर उस पर मॉब लिंचिंग या कोई ऐसा भीड़ उस पर हमला कर रही थी, अगर उसके पास हथियार है, अगर वो गोली चला रहा है, अगर उसमें किसी की भी जान चली जाती है, तब उसके द्वारा कोई कार्य नहीं, ऐसा अपराध नहीं किया गया। वह एक प्राइवेट प्रतिरक्षा की श्रेणी में आता है। तो यहाँ आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। तो यहाँ तक क्या था, तो अपवाद आज हमने पढ़े और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमने पढ़ा। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा और अपवाद में क्या क्या हमारे लिए बचाव है। अपवाद भी आपके लिए है, प्राइवेट प्रतिरक्षा भी आपके लिए है। तो आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। कहीं भी किसी स्थिति में भी अगर आपकी कोई गलती नहीं है या आपने कोई जानबूझकर कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया, तो आप इन अपवादों के तहत खुद को बचा सकते हैं, या यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत आपको खुद का बचाव कर सकते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखकर इनके द्वारा आप बचाव कर सकते हैं। तो इनका ज्ञान होना एक आम आदमी के लिए भी बहुत आवश्यक है। जो तैयारी कर रहे हैं किसी सर्विसेज के लिए, उनके लिए तो यह बहुत ज़रूरी है ही है वीडियो, और बाकी एक सामान्य नागरिक के लिए भी यह वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आए या इससे कोई आपको ज्ञान मिलता हो, तो आप इसको शेयर अवश्य करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।